अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 755 ईस्वी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान फौत हो गया तो उसका बड़ा बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद खिलाफत पर बैठा। वो अपने बाप जैसा ज़हीन और मुदब्बिर नहीं था। ये उसकी खुश नसीबी थी कि उसके बाप ने बग़ावतों और सरकशी को दबा दिया था। खारजियों का गला भी घोंट दिया गया था। इसके अलावा फौज में कतीबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर और मुस्लिम बिन अब्दुल मलिक जैसे निडर और मंझे हुए सलार मौजूद थे। नए खलीफा की सबसे बड़ी खुश नसीबी यह थी कि उसे हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जाबिर और दानिशमंद मुशीर हासिल था, जो बेहतरीन मुनज़्ज़म और तजर्बेकार सलार भी था। वो तमाम तर मशरकी इलाकों का गवर्नर था। हज्जाज ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की कमजोरियों को भांप लिया था। उसने खलीफा की कमजोर रगों को अपने हाथ में ले लिया और उस पर छा गया। एक बार हज्जाज तैफ गया। वो एक अरसे बाद तैफ गया था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इतला मिली तो वो हज्जाज से मिलने उसके घर गई। तू खुद ही क्यों चली आई है? हज्जाज ने अपने मरहूम भाई की बेवा को देखकर कहा, क्या तू ये समझती है कि मैं तेरे घर नहीं आऊँगा और तुझसे नहीं कहूँगा कि मेरे भाई की अमानत मुझे दिखा? कहाँ है मोहम्मद? मैंने उसे देखने खुद आना था। अल्लाह मेरे भाई को अपनी रहमत में रखे। मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा, मैंने उसे नया घोड़ा ले दिया है। पहले वो भले मानस से घोड़े की सवारी करता रहा है। अब जो घोड़ा उसे ले दिया है, कोई शाह सवार ही उस पर सवारी कर सकता है। मोहम्मद जवान हो गया है, उसे अब जंगी घोड़े की सवारी करनी चाहिए। वो घोड़ा लेकर निकल गया है। अल्लाह करे घोड़ा उसके काबू में रहे। ज़बरदस्त घोड़ा है, अल्लाह करे वो गिरे। हज्जाज ने कहा, उसे गिर कर उठने की तरबियत मिलनी चाहिए। शाह सवार घोड़े की पीठ पर नहीं, घोड़े के कदमों तले आकर बना करते हैं। और मेरी बहन वो गिर कर वापस आया तो उसे सीने से ना लगाना। उसका खून बह रहा हो तो अपनी ओढ़नी फाड़ कर उसके जख्मों पर ना बांधना। उस पर ममता का तासुर तारी ना कर देना। उसे अपना खून देखने देना और उसे बताना कि यह खून किसका है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कुछ देर बाद हज्जाज बिन यूसुफ उधर जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इतला मिली तो वो उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गई। हज्जाज उसके मरहूम खामंद का बड़ा भाई ही ना था, बल्कि आधी सल्तनत का हाकिम आला था। वो मोहम्मद बिन कासिम के शाहाना मकान में दाखिल होने ही वाला था कि उसे सरपेट दौड़ते घोड़े के टाप सुनाई दिए। उसने उधर देखा, एक सवार घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। हज्जाज उसे देखने को रुक गया। मोहम्मद बिन कासिम की माँ उसके पास खड़ी थी। सवार उनके करीब से गुजर गया। उसने घोड़े की रफ्तार कम न की और उसने हज्जाज की तरफ देखा ही नहीं था। हज्जाज के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार आ गए। साफ पता चलता था कि सवार के इस तरह करीब से गुजर जाने को उसने बदतहजीबी समझा था। वो कबीला सकीफ का सरकर्दा फर्द था। ताइफ के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मालूम होता है कि मेरे कबीले के बेटे मुझे भूल गए हैं। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, यह लड़का मुझे मरऊब करने के लिए मेरे पास से गुजर गया है। तुम जानती हो यह किसका बेटा है? अपना ही बेटा है। मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा, मोहम्मद है। नहीं। हज्जाज ने हैरत से कहा, हमारा बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता। मोहम्मद को तो मैं छोटा सा छोड़कर गया था। कुछ दूर जाकर मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा मोड़ा और वापस उसी रफ्तार से आया। घोड़ा इतना तेज था कि उसने अब फिर आगे निकल जाना था, लेकिन हज्जाज और अपनी माँ के करीब आकर मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा रोक लिया। वो घोड़े से कूदा और हज्जाज की तरफ दौड़ा। हज्जाज ने उसे गले से लगा लिया। घोड़ा अच्छा है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, और सवार इससे ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको दिखाने के लिए पहले घोड़ा नहीं रोका था। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा की कसम। हज्जाज ने कहा, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था। वो अंदर चले गए। अब तेरा बेटा जवान हो गया है। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम की माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र अभी 16 साल नहीं हुई थी। माँ की नज़रों में वो अभी बच्चा था, लेकिन जहन और जिस्म के लिहाज से वो जवान हो गया था। अजीज बहन, हज्जाज ने कहा, तुझे ये अमानत कौम के हवाले करनी ही पड़ेगी। मोहम्मद तेरा नहीं, इस्लाम का बेटा है। इसे अपने बाप की जगह लेनी है। इसे और ज्यादा ऊपर उठना है। इसे आलम इस्लाम का चमकता हुआ सितारा बनना है। मैं भी ऐसे ही ख्वाब देख रही हूँ। माँ ने कहा, मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर रखा है। जिस रोज मेरा लख्त जिगर मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा, मैं इसे अपने साथ बसरा ले जाऊंगा। इसकी अस्करी तरबियत और दूसरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। इसे अब अमली जिंदगी में डालना है और इसे उमरा की महफिलों में ले जाना है और इसे जंगी मशकों में शामिल करना है। हज्जाज का सदर मकाम बसरा था। उसका मकान एक महल था और यह बादशाहों के महल लाज जैसा था। हज्जाज की एक ही बेटी थी जिसका नाम लुबना था। हज्जाज जब तैफ गया था तो लुबना बसरा में रही। वो कम सिन थी
रात को उसके कमरे की एक बंद खिड़की पर बाहर से हल्की सी दस्तक हुई। लुबना इस दस्तक के इंतजार में थी। वो सो गई थी, लेकिन इस हल्की सी दस्तक पर भी उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की खोली और खिड़की से बाहर निकली। यहाँ से चले चलो, लुबना ने कहा। दरवाजा अंदर से बंद है, खिड़की बंद कर दो सलमान। सलमान ने खिड़की के कबाड़ बंद कर दिए और दोनों महल के बाग में चले गए। सलमान उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का छोटा भाई था। उसकी उम्र 16-17 साल थी। लुबना की उम्र भी इतनी ही थी। दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते रहे थे। बचपन में ही लुबना सलमान के दिल में घर कर गई थी। जवानी में दाखिल हुए तो उसकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो गई। दोनों शाही खानदान के थे। उन्हें ऐसा कोई डर न था कि वो बदनाम हो जाएंगे। रिवायत ऐसी थी जो उन्हें खुले बंधु मिलने से रोकती थी, और एक वजह यह भी थी कि लुबना अपने बाप हजाज से डरती थी। वो तबीयत का बहुत सख्त आदमी था। हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे कमर? सलमान ने लुबना से कहा। वो लुबना को प्यार से कमर कहा करता था। मैं भाई से कह दूं कि हमारी शादी करा दे, तुम्हारे भाई तो शायद मान लेंगे। लुबना ने कहा। मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे अब्बा मानेंगे या नहीं। क्या वो अमीरुल मोमिनीन के भाई को अपनी बेटी देने से इनकार कर देंगे? सुलेमान ने पूछा। क्या तुम उन्हें जानते नहीं? लुबना ने कहा। वो अपने फैसले खुद किया करते हैं। उन्होंने खलीफा का रौब कभी कबूल नहीं किया। अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कोई और आदमी मुंतखब कर लिया तो क्या करोगी? उसके हुक्म की तामील करूंगी। लुबना ने कहा। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के भाई की बीवी न बन सकी? सुलेमान ने कहा। तुम जो फखर मेरी बीवी बनकर कर सकोगी वो किसी और से नहीं हासिल होगा। सुलेमान, लुबना ने कहा। तुम मेरे दिल को अच्छे लगे थे। अगर तुम गडरिया के बेटे होते तो भी मैं तुम्हें शहजादा समझती, लेकिन तुम अमीरुल मोमिनीन के भाई हो। लुबना ने कहा। और तुम्हारी इस हसीयत की वजह से मुझे तुम पर फख्र करना चाहिए। ये सुन लो सुलेमान, मैं उस आदमी पर फख्र करूंगी जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी। मैं तुमसे भाग नहीं रही सुलेमान। लुबना ने कहा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस तरह रात को बाहर ना आ जाया करूं जिस तरह आती हूँ। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है और मैं खिड़की से बाहर निकल आती हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं अब बच्ची नहीं रही, और तुम जानते हो हमारी रिवायत क्या है। हमारी रिवायत यह है कि मोहब्बत हो तो हम शादी कर लेते हैं। सुलेमान ने कहा। और जो खलीफा होता है वो एक से ज्यादा बीवियां। मैं इन रिवायात की बात नहीं कर रही। लुबना ने कहा। मैं इस्लाम की अस्करी रिवायत की बात कर रही हूँ। मैं उन मुजाहिदीन की रिवायत की बात कर रही हूँ जिन्होंने फारस और रोम जैसी जंगी कुव्वतों को रेजा रेजा करके सल्तनत इस्लामिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। अब देख लो, हम आपस में फट गए हैं। कहीं बगावत हुई, कहीं योरश हुई, और इसका नतीजा यह हुआ कि रोमियों की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। क्या तुम नहीं जानते कि हमने रोमियों के साथ दोस्ती का जो मुआहदा किया है वो कितनी कसीर रकम देकर किया है? हमने नकद कीमत अदा करके अपने दुश्मन से अमन खरीदा है। हमने दरअसल ये मुआहदा करके दुश्मन पर यह साबित किया है कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अपनी ज़मीन के और अपने दीन के दिफा के काबिल नहीं रहे। ओह मेरी कमर, सुलेमान ने बेताब होकर कहा। तुम जो इस चांदनी से ज़्यादा हसीन हो, ऐसी रूखी फीकी और बेमज़ा बातें करके अपने हुस्न और मेरी मोहब्बत पर काली घटा के सह डाल रही हो। मैं जा रही हूँ। लुबना उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अब जाना चाहिए। क्या तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रही हो? सुलेमान ने पूछा। नहीं सुलेमान, लुबना ने रुक कर कहा। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं ठुकराया। तुमने शादी की बात की है, मुझे कुछ सोचने दो। वो अपने कमरे की खिड़की तक गई और खिड़की खोलकर कमरे में चली गई। 2-4 रोज बाद हजाज बिन यूसुफ तैफ से वापस आया। उसकी सवारी महल में दाखिल हुई तो लुबना दौड़ती हुई बाहर निकली। हजाज घोड़ा गाड़ी से उतरा तो लुबना उसके गले लग गई। बाप ने बेटी को अपने सीने के साथ चिपका लिया। लुबना का मुंह घोड़ा गाड़ी की तरफ था। उससे एक दराज कद घुटे हुए जिस्म का नौजवान उतरा। उसका चेहरा मर्दाना हुस्न का शहकार था और उसके चेहरे पर वकार था। लुबना ने अपने बाप के गिर्द बाजू बड़ी सख्ती से लिपेट रखे थे। उसके बाजू ढीले पड़ गए और उसकी नजरें उस नौजवान पर जम गईं। आगे आओ मोहम्मद, हजाज ने उस नौजवान से कहा। यह हमारी बेटी लुबना है, और देखो बेटी, यह तुम्हारा चचा जाद है, मोहम्मद बिन कासम। तुमने इसे पहली बार देखा है। यह मेरे भाई की यादगार है, कुछ अरसा हमारे साथ रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा हजाज बिन यूसुफ के महल में रहने लगा। लुबना उसे देखती रहती और कभी एक आध बात कर लेती थी। उसने शर्मो हिजाब का दामन ना छोड़ा। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम बाग में टहल रहा था। उसे बाग का एक गोशा अच्छा लगा। 2 दरख्त थे जिन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं। ये फूलदार बेलें थीं। बाहर का मौसम था, फूल खिले हुए थे। बेलों ने छत सी बना रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम को यह जगह बड़ी अच्छी लगी और वह उसके अंदर जाकर बैठ गया।
लुबना ने उसे देख लिया और वो भी टहलती टहलती वहां पहुंच गई। छुप कर क्यों बैठ गए हो मोहम्मद? लुबना ने उससे पूछा। फूलों की यह छत और फूलों की दीवार अच्छी लगी तो बैठ गया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं भी बैठ जाऊं? लुबना ने पूछा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। चचा ने या किसी और ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ छुप कर नहीं बैठूंगा। छुप कर तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, लुबना ने कहा और सोच में पड़ गई। वक्त देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाम तारीख हो गई है। ऐसे वक्त नौजवान लड़के और लड़की का तन्हाई में बैठना मुनासिब नहीं। क्या तुम मेरी तरह वैसे ही इधर आ गई हो या मुझे देख कर आई हो? देख तो हर रोज ही लेती हूँ तुम्हें, लुबना ने कहा। अकेले दिल घबरा रहा था। एक बात बताओगे, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। मेरे दिल में भी शायद यही है। वो उठ खड़ा हुआ और ओट से बाहर आ गया। कहने लगा कि आओ मेरे साथ चलो, ताकि कोई देख ना ले तो ये ना कहे कि हम चुप कर बैठे हुए हैं। मोहम्मद, लुबना ने उसके साथ चलते हुए पूछा, तुम अब क्या करोगे? इरादों की तकमील, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरी जो तरबियत हुई है वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। क्या तुम सलार बनना चाहते हो? लुबना ने पूछा। मैं कोई रुतबा और कोई ओहदा नहीं चाहता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरे जहन में मेरी आंखों के सामने एक रास्ता है। इस पर कुछ लोगों के नकोश पा हैं। रास्ता कोई भी हो, उससे हजारों लाखों लोग गुजरते हैं और जो भी गुजरता है वो अपने नकोश पा इस रास्ते पर छोड़ जाता है। गुजरने वाले एक दूसरे के कदमों के निशान मिटाते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कदमों के निशान मिट ही नहीं सकते। भूले भटके मुसाफिर उन्हीं के नकोश पा को देखकर मंजिल को पहुंचा करते हैं। मैं भी उन्हीं के नकोश पा को देख रहा हूँ। कौन है वो? लुबना ने पूछा। खालिद बिन वलीद है, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। साद बिन अबी वकास हैं, अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुम हैं। ऐसे और भी कुछ नाम हैं। मैं उनकी रिवायात को आगे बढ़ाने का आज़म लिए हुए हूँ। मैं सल्तनत इस्लामिया की सरहदें दूर तक ले जाने का इरादा किए हुए हूँ। सिर्फ सलार बन जाने की ख्वाहिश नहीं, मैं अल्लाह का सिपाही बनना चाहता हूँ। लुबना उसके साथ साथ चल रही थी और वह मोहम्मद बिन कासिम की जात में खो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के बोलने का अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उसके अंदाज में अज़म था। और लुबना, वो कह रहा था, मैं अपनी माँ के ख्वाब की ताबीर हूँ, मगर ताबीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे वो रोशन सितारा बनना है जो माँ ने ख्वाब में देखा था। वो चलते चलते महल के एक बरामदे में पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम खामोश हो गया। जाओ लुबना, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं अकेला अंदर जाऊंगा। लुबना उसके आगे खड़ी हो गई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे शायद तेरा ही इंतजार था मोहम्मद, लुबना ने जज्बाती और रिंधी हुई आवाज में कहा। जी चाहता है तेरी हम सफर बन जाऊं, कबूल करोगे? अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा और वहां से चल दिया। बहार के दिन थे। इन दिनों दारुल खिलाफा में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। इन खेलों में शाह सवारी, नेजाबाजी, तेग जनी, तीरंदाजी और कुश्ती खास तौर पर शामिल थी। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में फौज ज्यादातर जंगो जदल में मसरूफ रही थी। जैसा कि बताया जा चुका है, अब्दुल मलिक ने बागियों का खात्मा कर दिया था, इसलिए अब उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में अमन व अमान था। फौज फारग थी, इसलिए खलीफा ने फौज में यह सरगर्मी पैदा कर दी थी कि हर साल दारुल खिलाफा में जंगी नौयत के खेलों के मुकाबले होते थे। ये मुकाबले इस कदर सख्त होते थे कि इनमें कोई मर भी जाता तो मरने वाले से बाज परस नहीं होती थी। एक रोज खलीफा का कासिद बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ के लिए पैगाम लाया कि हज्जाज सालाना खेलों में शिरकत के लिए फौरन आए। खेलों के अलावा सल्तनत के कुछ बहस तलब अमूर भी थे। हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा के इस बुलावे पर बहुत खुश हुआ। खुशी की वजह यह थी कि वो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा से मुतारफ कराना चाहता था। ये तो वो किसी भी वक्त करा सकता था, लेकिन सालाना खेलों के मुकाबलों का मौका अच्छा था। वो मोहम्मद बिन कासिम को मैदान में उतार कर खलीफा को और फौज के सलारों को दिखा सकता था कि उसका भतीजा इसी उम्र में अपने आप में कैसे कैसे जौहर पैदा कर चुका है। मोहम्मद, उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मैं नहीं जानता कि तेग जनी, शाह सवारी और बगैर हथियार लड़ाई में तुम्हें कितनी कुछ महारत हासिल हुई है। ये मौका अच्छा है। मैं तुम्हें इस मुकाबले में शामिल करूं तो मुझे शर्मसार तो नहीं होना पड़ेगा। हार जीत अल्लाह ताला के इख्तियार में है चचा जान, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैदान में जरूर उतरूंगा। चलने की तैयारी करो, हज्जाज ने कहा। मैं भी चलूंगी, लुबना ने कहा।
आप मुझे कभी भी मुकाबला दिखाने के लिए नहीं ले गए। हज्जाज बिन यूसुफ अकलौती बेटी को मायूस नहीं कर सकता था, उसे भी उसने साथ ले लिया। हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम और लुबना के साथ दारुल खिलाफा पहुंचा। उसने मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के सामने पेश किया और बताया कि यह कौन है। खुदा की कसम इब्ने कासिम, खलीफा ने कहा, तेरे बाप को हमारा खानदान कभी नहीं भूल सकता। उसने हमारी खिलाफत की आबरू पर कुर्बानी दी थी। वो बहादुर था, वफादार था। हम उम्मीद रखेंगे कि तू अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा। इब्ने यूसुफ, खलीफा ने हज्जाज से कहा, अपने भतीजे को किसी के मुकाबले में उतारोगे, इसीलिए तो इसे साथ लाया हूँ अमीर अल मोमिनीन। हज्जाज ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह किसी काबिल हुआ है या नहीं। अगर हुआ तो हम इसे इसके बाप की जगह दे देंगे। खलीफा ने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ हाकिम आला था। उसका ओहदा और उसके इख्तियारात आज के गवर्नर से ज्यादा थे। इस ओहदे के मुताबिक खलीफा ने उसे अपने महल में ठहराया। मोहम्मद बिन कासिम को भी महल में ही जगह दी गई और लुबना को बेगमात में भेज दिया गया। इसी महल में खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक रहता था। लुबना को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी खादमा से कहा कि लुबना को बुला ले। खादमा ने आकर बताया कि लुबना हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे के कमरे में है, वो जहाँ कहीं है उसे ले आओ। सुलेमान ने कहा, उसे कहो कि सुलेमान तुम्हें याद कर रहा है। खादमा चली गई और जवाब लाई कि वो अभी नहीं आएगी। कहाँ थी वो? सुलेमान ने पूछा। क्या कर रही थी? हाकिम आला के भतीजे के पास बैठी है, खादमा ने जवाब दिया। सुलेमान गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसी शाम का वाक़या है। लुबना महल के बाग के एक गोशे में चली गई। वहाँ रंगारंग फूल थे। वो बाग का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। लुबना को अच्छा लगा था, इसलिए वहाँ चली गई थी। उसे वहाँ टहलते हुए अभी थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था कि पीछे से किसी ने आकर दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। हाथ मर्दाना थे। लुबना ने हंसते हुए इन हाथों पर हाथ फेरे। चलो पहचान लिया, लुबना ने कहा। मोहम्मद। उसकी आंखों से दोनों हाथ नीचे को सिरे गए, फिर ये हाथ पीछे हट गए। लुबना ने घूम के देखा। ओह सुलेमान, लुबना ने कहा, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे। तुम्हें उम्मीद थी कि इब्ने कासिम आने वाला है। सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुंह से उसी का नाम निकला है, क्या उसका नाम लेना गुनाह है? लुबना ने कहा, लेकिन किसी धोखे में रखना कबीरा गुनाह है। सुलेमान ने कहा, मुझे धोखे में ना रखो लुबना, तुम्हें मेरे और इब्ने कासिम के दरमियान फैसला करना होगा। फैसला सोच समझ कर करना कि मैंने खलीफा बनना है और इब्ने कासिम मेरा मुलाजिम होगा। मैं उसे सलार से सिपाही बना सकता हूँ, उसे भिखारी भी बना सकता हूँ। क्या देखा है तुमने उसमें जो मुझ में नहीं? उसकी मोहब्बत में धौंस नहीं। लुबना ने कहा, मैं उसे उस वक्त भी चाहूंगी जब वो सलार होगा, और जब वो सिपाही होगा तो मैं उसे पहले से ज्यादा चाहूंगी, और जब तुम उसे भिखारी बना दोगे तो मैं उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने दूंगी। मेरी मोहब्बत ओहदों और रुतबों की पाबंद नहीं। लुबना वहां से चल पड़ी। सुलेमान उसके पीछे लपका और उसका बाजू पकड़ लिया। अब वो मोहब्बत की भीख मांगने लगा। लुबना को बचपन की मोहब्बत याद दिलाने लगा। लुबना वहां रुकना नहीं चाहती थी और सुलेमान उसे जाने नहीं दे रहा था। लपेक लपेक कर उसे पकड़ता था। सुलेमान, एक भारी भरकम सी आवाज आई। सुलेमान और लुबना ने उधर देखा। फूलों के पीछे हज्जाज बिन यूसुफ खड़ा था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद देखा है, हज्जाज ने कहा, और मैंने अपने कानों से सुना जो तुमने कहा और जो मेरी बेटी ने कहा। मेरे अजीज, जवानी अंधी होती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ये फैसला मेरा होगा, मेरी बेटी का नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी उम्र का मेरा अपना भतीजा है, वो मेरे भाई की निशानी है, मोहम्मद बिन कासिम। मेरी बेटी उसकी बीवी बनेगी। लुबना सर झुकाए खड़ी थी। हज्जाज ने उसे अपने साथ लिया और चला गया। सुलेमान वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर जो तासुर आ गया था, वो बता रहा था कि इस नौजवान का खून उबल रहा है और वो सोच रहा है कि इस लड़की को किस तरह हासिल करे और हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम को नीचा दिखाए। नाजरीन, 2 दिनों बाद यूं लगता था जैसे तमाम तर अरब के लोग इस शहर में इकट्ठे हो गए हैं। बाहर से आए हुए लोगों ने मैदानों में खेमे खड़े कर रखे थे। जिधर निगाह जाती इंसान, घोड़े और ऊंट नजर आते थे। शहर की गलियों और बाजारों में चलने का रास्ता नहीं मिलता था। बहुत ही वसीओ अरीज मैदान था। इंसानों और घोड़ों और ऊँटों का यह समंदर इस मैदान के इर्द गिर्द सिमट आया था। एक तरफ एक लंबा चबूतरा बना हुआ था, उस पर शामियाने लगे हुए थे। उसके नीचे कुर्सियां रखी थीं। सबसे आगे एक शाहाना कुर्सी थी जिस पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बैठा था। उसके दाएं और बाएं उसकी बेगमात बैठी थीं। उनके साथ हज्जाज बिन यूसुफ बैठा था। उसके साथ उसकी बेटी लुबना बैठी थी। बाकी कुर्सियों पर सलार और शहरी इंतजामिया के हाकिम बैठे थे। उनमें मुख्तलिफ कबीलों के सरदार भी थे।
हजारहा तमाशाई मैदान के इर्द गिर्द जमीन पर बैठे या खड़े थे। ऊँटों और घोड़ों पर भी आदमी बैठे हुए थे। खलीफा के इशारे पर सालाना मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो गया। फौज के दस्तों के आदमी बारी बारी आते अपने मध्य मुकाबले को ललकारते और इस तरह तेग जनी, शाह सवारी वगैरह के मुकाबले हो रहे थे। तलवारों से लड़ने वालों के हाथों में तलवारें थीं और भाले भी। ज्यादातर भालें चमड़े की बनी हुई थीं। तेग जनी में कई आदमी बुरी तरह जख्मी हुए। शाह सवारी के मुकाबले भी दिलचस्प थे। हर सवार अपने करतब दिखाता गुजर जाता था। फिर सवारों की लड़ाई के मुकाबले हुए। मोहम्मद बिन कासिम न चबूतरे पर कुर्सियों में बैठे हुए मेहमानों में था, न दूसरे तमाशाइयों में। सुलेमान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तमाशाइयों का दादो तहसीन का शोर इतना ज्यादा था कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। मैदान में दौड़ते घोड़े और ऊँट इतनी गर्द उड़ा रहे थे कि इसमें वो छुप जाते थे। मैदान खाली करो, एक ऐलान सुनाई दिया। मैदान में कोई न रहे। यह ऐलान बार बार हुआ तो मैदान खाली हो गया। गर्द कम होते होते खत्म हो गई। एक तरफ से एक घोड़ा निकला। उस पर मखमल की चादर पड़ी हुई थी जो घोड़े की गर्दन से दुम तक गई हुई थी और दाएं बाएं रकाबों से जरा नीचे तक लटक रही थी। उसका रंग गहरा सब्ज था। यह जंगी घोड़ा था जिसके कदमों तले जमीन हिलती महसूस होती थी। इसकी पीठ पर एक नौजवान सवार बैठा था। उसके सर पर लोहे की खाद थी। उसके हाथ में बर्छी थी, लेकिन उसके आगे अन्नी नहीं थी। अन्नी की जगह गोला सा बना हुआ था जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़ा मैदान में एक चक्कर में फिरा। उसका सवार शाही खानदान का लगता था। क्या ताइफ का कोई सवार मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत करेगा? सवार ने बुलंद आवाज में ललकार कर कहा। यह घुड़सवार खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था। उसने ताइफ का नाम खास तौर पर लिया था। उसने दरअसल मोहम्मद बिन कासिम को ललकारा था जो ताइफ का रहने वाला था। तमाशाइयों में से एक घोड़ा निकला। यह घोड़ा भी आला नस्ल का जंगी घोड़ा था और इसका सवार भी नौजवान था। उसके हाथ में बर्छी थी और कमर से तलवार लटक रही थी। आ इब्न अब्दुल मलिक, सवार ललकारा, ताइफ के कासिम बिन यूसुफ का बेटा तेरे मुकाबले में आया है। दोनों दूर जाकर आमने सामने हुए और एक दूसरे की तरफ सरपेट दौड़े। दोनों ने गोलों वाली बर्छी एक दूसरे की तरफ आगे कर ली। बर्छी मारकर मध्य मुकाबले को घोड़े से गिराना था। करीब आकर सुलेमान ने बर्छी मारी। मोहम्मद बिन कासिम वार बचा ले गया। दूर जाकर घोड़े पीछे को मुड़े और एक दूसरे की तरफ दौड़े। तमाशाइयों पर सन्नाटा तारी था क्योंकि वो जानते थे कि इन सवारों में एक अमीरुल मोमिनीन का भाई है। दूसरे को अभी आम लोग नहीं जानते थे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने रकाबों में खड़े होकर बर्छी मारी। सुलेमान ने बचने की कोशिश की लेकिन बर्छी उसके पेट पर लगी और वो घोड़े से गिरने लगा। उसने संभलने की बहुत कोशिश की लेकिन संभल न सका और घोड़े से कूद गया। बर्छी से वो जख्मी नहीं हुआ था क्योंकि बर्छी के आगे चमड़े का गोला था। यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी तलवारों की लड़ाई बाकी थी। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर आया और तलवार निकाल ली। उधर से सुलेमान तलवार नियाम से निकाल कर आया। करीब आकर दोनों की तलवारें टकराने लगीं। दोनों इस तरह पैंतरे बदलते और एक दूसरे के वार तलवारों पर रोकते थे कि यह मुकाबला हार जीत के बगैर खत्म होता नजर आता था। इब्ने कासिम, सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, अगर तू गिर पड़ा या तेरी तलवार गिर पड़ी तो मैं तलवार तेरे सीने में उतार दूंगा। सुलेमान रकाबत की आग में जल रहा था। खेल खेल में वो मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने पर तुला हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने कोई जवाब ना दिया। अचानक मोहम्मद बिन कासिम ने सुलेमान पर बड़ी तेजी से वार करने शुरू कर दिए। सुलेमान की घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो अब वार सिर्फ रोक रहा था। मोहम्मद बिन कासिम उसे वार करने की मोहलत नहीं दे रहा था। उसका एक वार ऐसा पड़ा कि सुलेमान ने तलवार पर रोक तो लिया लेकिन उसके हाथ से तलवार छूटकर दूर जा पड़ी। वो अपनी तलवार की तरफ लपका लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसे तलवार न उठाने दी। सुलेमान खाली हाथ था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक दो वार किए तो सुलेमान पीछे हटते गिर पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना एक पांव उसके सीने पर रखकर तलवार की नोक उसकी शह रग पर रख दी। हाथ रोक ले मोहम्मद, हजाज ने गरज कर कहा, मैं तुझे जिंदा रहने देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, बनी सकीफ की कसम, तू फिर कभी ताइफ की गैरत को नहीं ललकारेगा। मैं जिंदा रहा तो तेरे जैसा बदनसीब कोई न होगा। सुलेमान ने उठकर कहा। नाजरीन, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ये अल्फाज महज खोखली धमकी नहीं थे, ये उसका अहद था और इस अहद ने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।